नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली आपका 11 अक्टूबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, आपके एग्जाम की जो तारीख है यानी कि जो डेट है आरओ की धीरे धीरे करके जो है नजदीक आ रही है और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करें। और खास बात ये कि रिवीजन प्लीज आप लोग जरूर किया करें। और अगर अभी भी आपने ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी आपके पास ये मौका है, दस्तूर है कि आप अभी भी जो है पूरा दमखम लगा सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। निश्चित तौर पर आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा और आगे मेंस में भी चीजें साफ हो जाएंगी। इसके लिए एक बेस्ट तरीका है, या आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें डिसबैलेंस हो रही हैं तो डिकोड एग्जाम की तरफ से दरअसल अभी नवरात्र के जो है अवसर पर कुछ ऑफर्स दिए गए हैं, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स आपके हैं वो 12 तारीख तक यानी कि जो है दशहरे तक जो है ऑफर में है। वहां पर आपको क्या होगा, 1000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। मैं लगातार कई दिनों से इस ऑफर के बारे में बता रहा हूं। आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे आप आरओ के कोर्सेज को जो है ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और ये ऑफर बेसिकली दशहरा तक के लिए है। आप तो अगर आपको जो है प्रोग्राम चाहिए, कोई प्रोग्राम जो इस समय चल रहा है, ठीक है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है, तो उसके लिए जो है आप व्हाट्सएप पर लिखिएगा आरओ फाउंडेशन कोर्स और उसे लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है। किस नंबर पे? आपको नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9506742546 पर। याद रखिएगा, जब आप डेली क्लासेस को देखते हो, जब आप वीडियो देखते हो तो कहीं ना कहीं आप टीचर्स के टच में रहते हो सकता है सेल्फ स्टडी करते समय आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हो, लेकिन जब फिक्स रहेगा कि नहीं आपको आज एक क्लास दो क्लास देखनी है तो कहीं ना कहीं आप उसके टच में रहते हो। और प्रीलिम्स के पहले अगर आपने क्लासेस को देख ली है वीडियो के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोचिंग कोई छात्र ज्वाइन करता है तो जब वो ज्वाइन करके मतलब जब वो कोर्स फिनिश हो जाता है और अगर उसके बाद तुरंत बाद वो प्रीलिम्स का एग्जाम देता है तो लगभग पूरे चांस होते हैं कि वो स्टूडेंट्स उस एग्जाम को क्रैक कर लेता है, नहीं प्री क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि जो है कंटिन्यूटी बनी रहती है, ब्रेक नहीं होती है। और यही जो है सफलता का एक राज है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। और इसके लिए आप चाहें तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं डिकोड एग्जाम की तरफ से। ये ऑफर आपके लिए दशहरे तक के लिए है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि अगर आपने तैयारी अपनी कर ली है, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है डिकोड एग्जाम ने डिजाइन किया है, ठीक है। जहां पर क्या करना है, 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का जो है क्या किया जाएगा, सुनिश्चित रिवीजन किया जाएगा। और अगर हम इस कोर्स की बात करते हैं कि इस कोर्स का नाम क्या है बेसिकली, तो इस कोर्स का नाम है आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहां आप जो है अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं हर दिन आपसे एक ही बात कहता हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस, यही आपका सूत्र है किसका, सक्सेस का, ठीक है, खासकर प्रीलिम्स एग्जाम का। तो इसके अलावा जो परीक्षा का ट्रेंड है, जो बदल रहा है ट्रेंड है, उस बदलते हुए ट्रेंड के आधार पर जो है दरअसल क्या किया जा रहा है, आपके क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट्स, ठीक है, रिवीजन के लिए मिलेगा। 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन होगा। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ एवरी टेस्ट की दी जाएगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट होगा, इसमें 3000 क्वेश्चन दिए जाएंगे विथ डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस इसमें मिलेगा। और बायलिंगुअल ये जो है आपका क्या होगा, ये बायलिंगुअल आपका पेपर होगा, यानी कि दोनों भाषाओं में, यानी कि अगर आप हिंदी भाषा के होंगे तो भी आपके लिए है और अगर आप इंग्लिश माध्यम के छात्र होंगे तो भी आपके लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत ही नॉर्मल फीस पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है, अगर अपने आप को देखना है, चेक करना है कि आप कितने जो है पानी में हो, या आपको अपनी एनालिसिस करनी है, सेल्फ एनालिसिस करनी है, तो इसके लिए प्रोग्राम आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर इस प्रोग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, आपको व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पे लिखना है आपको वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट लिख करके आपको भेज देना है किस नंबर पे, वो नंबर है आपके सामने 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर, ठीक है। ये जो है आपके बेसिकली क्या है, कुछ प्रोग्राम से तो हमने आपको बताया। अब हम तुरंत आते हैं फटाफट आज के रिवीजन पर। रिवीजन के लिए सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद करिए या फिर अपने सामने कॉपी और पेन रखिए। जैसे भी प्रश्न बोलूं वैसा ही आप जो है उसका उत्तर लिखें या अपने मन में सोचने की कोशिश करें, ठीक है। तो मालदीव के राष्ट्रपति भाई साहब कौन हैं? डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू।
और ये चर्चाओं में क्यों, क्योंकि हाल ही में अक्टूबर माह में दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति जो है भारत यात्रा पे थे, इसलिए मालदीव चर्चाओं में है और मालदीव पर प्रश्न डैम श्योर है कि इस बार बनेगा ही बनेगा। इसलिए मालदीव से संबंधित जो भी प्रश्न हमने आपको कराए हैं उन सभी प्रश्नों को कर लीजिएगा। और एक बात, मैंने कल आपको आई दृष्टि के बारे में बताया था। आई दृष्टि ईयरली मैगजीन होती है, घटनाचक्र पब्लिकेशन है इसका, अच्छी मैगजीन होती है, आप चाहें तो उसको पढ़ लें। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने मेरा डेली करंट अफेयर्स किया होगा तो सारे प्रश्न आपको मिल रहे होंगे मई से लेकर के अभी तक, क्योंकि मई से मैंने स्टार्ट किया है। आप आई दृष्टि का पहला पेज खोलिएगा, सेकंड पेज खोलिए, थर्ड पेज खोलिए, जितने मैंने करंट अफेयर्स कराए हैं ए टू जेड लाइन टू लाइन दिए गए हैं। मैगजीन अभी मेरे सामने नहीं है, ना तो मैं विद प्रूफ आपको दिखाता। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तारीफ कर रहा हूं अपनी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप डेली चीजों को करते हो तो सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके क्या होते हैं, कवर अप होते हुए चले जाते हैं। चाहे वो 8 क्वेश्चन में डेली कराऊं, चाहे 7 कराऊं, चाहे 9 कराऊं, चाहे 10 कराऊं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा, आज दृष्टि को पढ़ने में बहुत मजा आपको आएगा, क्योंकि आपने सभी क्वेश्चन को लगभग कर रखा होगा। और ये इससे क्या होगा, इससे तुरंत जो है आप जो है चीजों को रिकॉल कर पाओगे और आप जो है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में अपने प्रश्न को गलत नहीं करोगे। क्योंकि पहले जब आप एक ही बार खाली ईयरली मैगजीन पढ़ते थे तो कंफ्यूजन के चांस बढ़ जाते थे और प्रश्नों की संख्या आप उतनी नहीं सही कर पाते जितनी आपको करनी चाहिए थी। ऐसे में अगर आपने डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा, निश्चित तौर पर इस बार आपका करंट अफेयर्स बेहतर जाएगा, गारंटी मैं लेता हूं। आज दृष्टि का पहला, सेकंड, थर्ड पेज आप खोलिएगा, ओपन करिएगा, या 20 के पेज को ओपन करिएगा, जितना मैंने कराया है एक एक न्यूज वहां पर मेंशन है और हूबहू मेंशन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप खुद आप चेक कर लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आपने फॉलो किया होगा चीजों को तो आपके लिए इस बार बेनिफिशियल बहुत ज्यादा करेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अक्टूबर माह में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया भैया नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर हैं, चर्चाओं में क्यों थे? क्योंकि अभी इनका बेसिकली क्या है, कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज भैया किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका विक्टर एम्ब्रोस को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ मिलकर फूड कॉरिडोर बनाएगा? ये बनाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ में बनाएगा भैया। ये क्या फूड कॉरिडोर बनाएगा? और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कल ही हमने आपको इसको समझाया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा चर्चा में रहा हमसफर नीति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने हेतु, और इस कार्यक्रम को नितिन गडकरी जी ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा जॉन एच होफील्ड और जेफरी ई हिंटन को 2024 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? तो दिया गया भौतिकी के लिए। और नोबेल प्राइज एक दिन में आपको क्या काम करूंगा, संभवतः ट्यूसडे में आपको नोबेल प्राइज इकट्ठे में सारे करा दूंगा, जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, बहुत ही आसान सा प्रश्न। क्या था? नोबेल प्राइज पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए? आपके सामने ऑप्शन थे 1901, 1902, 1903 या 1904। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1901 में पहली बार दरअसल नोबेल प्राइज को दिया गया। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। और ये नोबेल प्राइज आपके एग्जाम में हर हाल में एक प्रश्न यहां से बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए ने भारत सरकार के किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार की दरअसल क्या की है, तारीफ की है। और तारीफ किसको पसंद नहीं होती है? अगर तारीफ तो भाई भारत को ही पसंद आएगी, और अगर तारीफ भारत की जाती है तो ऐसे में तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। तो वो प्रश्न आपके लिए पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार आपसे कहा है कि भारत जब किसी क्षेत्र में दरअसल अपनी तारीफों को अर्जित करता है, यानी कि कोई वैश्विक संगठन, चाहे वो WHO हो, IMF हो, कोई भी हो, अगर उसकी तारीफ किसी भी क्षेत्र में करता है तो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। खासकर कोई खास उपलब्धि अगर हासिल करता है भारत, वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई महिला अगर क्या कहते हैं किसी खास क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करती है तो महिला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई प्रथम बार अगर कोई खास नियुक्ति वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है किसी को तो वो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सब फैक्ट नोट कर लो कि करंट आपको ऐसे ही रेडी करना है। ये नहीं कि मकड़जाल में फंसे चले जाओ, कुछ भी पढ़ते चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। एक फ्रेम होता है करंट अफेयर्स को, उसी फ्रेम के आधार पर दरअसल आपको चीजों को टैकल करना होता है। राइट, चलिए तो आप बताइए किसके लिए भैया तारीफ की गई है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, जनसंख्या कोष की तरफ से?
पोलियो उन्मूलन के लिए, मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने हेतु, या फिर डेंगू उन्मूलन हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने हेतु दरअसल अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए ने भारत सरकार की क्या की है? तारीफ की है। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए ने भारत सरकार के मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की क्या की है? तारीफ की है। और यूएनएफपीए की कार्यकारी जो निदेशक है कौन है? डॉक्टर नतालिया कनम। कहीं पर कनम होता है, कहीं पर कनेम भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कनेम ने नई दिल्ली में मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में महिलाओं के स्वास्थ्य और आरोग्यता में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए कोष की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। ठीक है, ओवरऑल तारीफ की। ठीक है, जो अचीवमेंट उन्होंने किया, उन्होंने वर्ष 2000 से, ठीक है, वर्ष 2000, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, वर्ष 2000 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात 70% तक कम करने में भारत के शानदार प्रयासों की क्या की सराहना की है। इस फैक्ट को आप मुख्य परीक्षा में आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इससे सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, इसको तुरंत क्या करिएगा? टिक लगा लीजिएगा। जो फैक्ट आपके करंट में मैं कराता हूं, मेंस की जो आपने कॉपी बनाई होगी वहां पर एक जो है आप छोटे छोटे फैक्ट को इकट्ठा कर लीजिए। जब मुख्य परीक्षा पीसीएस की आप देंगे तो ये सारे फैक्ट आपको जो है अलग अलग प्रश्नों में जो है आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जब आप उत्तर लिखेंगे तो इन फैक्ट को आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही इस फैक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से, यानी कि वर्ष 2000 से 2020 के बीच में मातृ मृत्यु अनुपात 70% तक कम करने में भारत की शानदार बड़ी उपलब्धि अपने आप में भारत सरकार की। इसको आप अपने आंसर में हाईलाइट करिएगा जब मुख्य परीक्षा की कॉपी लिखिएगा वहां पर। ठीक है, इसके अलावा इससे देश 2030 से पहले, यानी कि क्या, इसको आप इस तरीके 2030 से पहले मातृ मृत्यु अनुपात को 70% से नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच गया है। ये दोनों फैक्ट आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से दरअसल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारत सरकार ने। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रेकोमा क्या है भैया? बताओ जल्दी जल्दी। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर ये चर्चाओं में रहता है, बहुत ही कॉमन से ये है या डिजीज है। एक समय में भारत में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप था एक टाइम में। ठीक है, तो जल्दी बताओ कि ट्रेकोमा क्या है? ट्रेकोमा विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल यानी कि वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है या फंगल डिजीज है, या फिर नन ऑफ अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट, बहुत कॉमन सा ये प्रश्न है, जल्दी बताओ। तो भैया जी लोग, इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये जो ट्रैकोमा है बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ आइए देखते हैं इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन। तो ट्रैकोमा बेसिकली क्या है? जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल क्या डिजीज है? बैक्टीरियल, BACTERIAL, बैक्टीरियल। ठीक है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं WHO ने घोषणा की है कि भारत इस वर्ष, ठीक है, ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में क्या रहा? सफल रहा। बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की है और WHO ने इस बात को बोला, इसलिए ट्रैकोमा आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है भाई साहब, तीसरा देश बन गया है। इसीलिए मैं कहता हूं इस प्रश्न को जो है वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा कि इस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अचीवमेंट है भारत सरकार की ऐसे में, और WHO ने इस पर खुल के बोला है, तो ऐसे में प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? आई थिंक अब आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आ रही होंगी कि आपको दरअसल करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकोमा के बारे में 2-4 पॉइंट्स हम लोग फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि ट्रैकोमा से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ट्रैकोमा क्या है? एक बैक्टीरियल जो है क्या है? डिजीज है, यानी कि जीवाणु संक्रामक रोग है जो आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब प्रश्न आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है कि जो ट्रैकोमा डिजीज है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? आंख को, फेफड़े को, किडनी को। ठीक है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो आप कहेंगे ट्रैकोमा जो है दरअसल
आंख की एक क्या है, बीमारी है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पूछेगा घुमा फिरा करके ओवरऑल। ठीक है, और संक्रमित व्यक्ति की आंखों, क्या आंखों यानी कि आईज, पलकों, नाक या गले के स्राव के माध्यम से फैलता है। 1950-60 के दौरान, ये फैक्ट देखिएगा एक बार जरा, कि 1950-60 के दौरान यह रोग भारत में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था, यानी कि उस टाइम बड़ी डिजीज के रूप में यह सामने था। सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए 1963 में 1963, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन करिएगा फटाफट आप लोग। ठीक है, हो सकता है कूट के फॉर्म में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। तो सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम में अलग से पूछ सकता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप नॉर्मली ट्रैकोमा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, लेकिन इस फैक्ट को आप छोड़ दोगे तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताओ भारत सरकार ने राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी। तो आप कहेंगे कि जो है ये जो राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम है, ये भारत सरकार ने वर्ष 1963 में शुरू किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जल जगार महोत्सव, कहीं पर ये जागर लिखा रहता है, कहीं कहीं पर ये जागर भी लिखा रहता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, वैसे रियली में जगार होगा। ठीक है, तो हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जल्दी बताओ। जल जगार महोत्सव बेसिकली ये आपका छत्तीसगढ़ का क्या है महोत्सव है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। ठीक है, चलो, तो हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। याद रखिएगा, 2 दिन चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। ठीक, एक बात। दूसरा, छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका। राजधानी क्या है यहाँ की? राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है, इसका गठन 1 नवंबर 2000 को कब हुआ था? कई बार राज्यों के गठन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जो अलग अलग राज्य हैं उनके गठन का वर्ष आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया और 26वां राज्य दरअसल बना। ये कौन? छत्तीसगढ़ भारत सरकार का। ठीक है, यानी कि भारत का। चलो नेक्स्ट, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 5 अक्टूबर या 7 अक्टूबर? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी। क्या? डी होगा, यानी कि 7 अक्टूबर को। कब? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे जिसको हम बोलते हैं, क्या जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कॉटन डे, 7 अक्टूबर, यानी कि 7 अक्टूबर जो है यह मनाया जाता है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2019 में हुई थी। ठीक है, यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही फैक्ट आपसे पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे 2019 में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि जो उप सहारा जो अफ्रीका के 4 जो कंट्री हैं, 4 कपास उत्पादकों, कौन कौन से? बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें हम कॉटन 4 के नाम से जानते हैं। अब देखो कॉटन 4 कौन से हैं, आपको यही पता होना चाहिए। तो बेनिन 1, बुर्किना फासो 2, चाड तीसरा और माली जो है चौथा। ये 4 जो है क्या है, इनको हम कॉटन 4 के नाम से जानते हैं। तो ये भी फैक्ट आपके एग्जाम में कुछ घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया कि कॉटन 4 के रूप में जाना जाता है ने। इन लोगों ने क्या काम किया कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO कहते हैं, WTO को 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाने का प्रस्ताव दरअसल दिया था। उसके बाद से वर्ष 2019 से दरअसल इसे मनाए जाने की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, इन 4 लोगों ने कहा था भैया, किससे? WTO से कहा था। ठीक है, कि भैया ये मनाओ त्योहार नहीं है, डे, सॉरी। ठीक है, त्योहार तो आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट इंग्लिश में हमने यहां पर दिया है, आप इंग्लिश मीडियम वाले में होंगे तो एक बार इसको देख लीजिएगा। एक फैक्ट यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये वाला फैक्ट कि करेंटली, यानी कि फिलहाल क्या है कि करंटली इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि चाइना के बाद दूसरा जो है ये भारत देश है जो क्या है द्वितीय रूप में, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अपने आप में, किसमें? कॉटन को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंटली इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द
प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, चाइना के बाद प्रथम, तो पहला कौन है जो है कॉटन प्रोड्यूसर में, चाइना है, और दूसरा कौन सा है आपका, इंडिया है। ये फैक्ट आप लोग जो है क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके इकोनॉमिकल जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक्स जो होती है, वहां पर इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर ये कॉटन के बारे में अगर ये प्रश्न पूछ लिया है, तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग के लिए एक टास्क में देता हूं आज का। पहला टास्क आज आपका क्या है, टास्क ये है भैया आपको कि जितने भी प्रमुख, जो जैसे कपास हो गया, कपास में कौन सा स्थान भारत का है, कपास के अलावा जो भी विभिन्न प्रकार के अनाज होते हैं, ठीक है, गेहूं, चावल, सरसों, उसमें जो है, ठीक है, यानी कि खाद्यान्न, और खाद्यान्न के अलावा जो अन्य मिनरल्स आपके होते हैं, ठीक है, खाद्यान्न, ठीक है, यानी कि फूड, ठीक है, फूड और प्लस मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स, ठीक है, जैसे टिन, टिन में कौन सा स्थान है भारत का, कोयले में कौन सा स्थान है प्रोड्यूसर में, ठीक है, उत्पादकता और उसमें उपभोग में, ठीक है। तो ये फूड वाला, फूड में गेहूं, चावल, धान, और इसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं, ये दोनों डेटा आपको रेडी करना है कहीं से भी। तो इसके लिए जो आप चाहें तो गूगल पे सर्च करिएगा, वहां से आ जाएगा, या प्रतियोगिता दर्पण की आर्थिकी आती है वहां से भी, या डिकोड एग्जाम पर इसको ऑलरेडी कराया जा चुका है, ठीक है, दिवाकर सर्विस को कराते हैं, तो आप वहां से इन फैक्ट को जो है इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से 1 से 2 प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी डेटा हैं आपके वो इंपॉर्टेंट आप रेडी कर लीजिएगा। जैसे कि मिनरल्स में खासकर कोयले का उत्पादन, उपभोक्ता के बारे में अक्सर पूछता है, कोयला, टिन पूछता है अक्सर कई बार, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये होगा फैक्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जंगली गधे मुख्य तौर पर कहां पाए जाते हैं? जंगली गधे कच्छ के रण में, दुधवा नेशनल पार्क में, राजाजी नेशनल पार्क में, इनमें से कोई नहीं। तो दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है, लखनऊ का पड़ोसी है। राजाजी नेशनल पार्क ये भी जानते होंगे, यूके में अर्थात उत्तराखंड में है। कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में है। और यहीं पर जो है जंगली गधे मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। अब बात यह आती है कि सर जंगली गधे वाला प्रश्न बन क्यों गया? बन इसलिए गया है क्योंकि वहां के गुजरात के वन विभाग ने अभी क्या किया है, जंगली गधों या गधों की क्या की है, गणना की है। और ये प्रति 4 वर्ष पर 4 ईयर पर जो है इसकी गणना की जाती है, प्रति 4 वर्ष पर, ठीक है। 2020 में की गई थी और अब जो है 2024 में की जा रही है। और वहां पर क्या कहा गया है, निष्कर्ष क्या आया है, ठीक है। पहली बात तो ये जान लो कि जंगली गधे मुख्य तौर पर कच्छ के रणों में पाए जाते हैं। चर्चा में क्यों? हाल ही में की गई गणना के अनुसार जंगली गधों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि देखी गई है। जंगली गधे क्या हो रहे हैं? बहुत बढ़ रहे हैं। और कई बार आजकल के तो स्टूडेंट्स भी जंगल रेडीमेड गधे बन जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, समस्या आती है फिर। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, यह गणना गुजरात के वन विभाग द्वारा की गई है, जो कि प्रति 4 वर्ष पर की जाती है। वर्तमान में जंगली गधों की संख्या कितनी है? 7672, जो वहां पर जनगणना की गई है, गणना की गई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताओ फटाफट कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताओ। तो ये भैया मनाया जाता है कब? आपका डी ऑप्शन, ठीक है, क्या डी ऑप्शन, यानी कि ये मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को। क्या? 9 अक्टूबर। लॉक करिएगा इस आंसर को और आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है भाई, ओके डन। जो स्विस राजधानी बर्न में 1874 में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की, क्या है ये? बेसिकली सालगिरह है, ठीक है। इसके अलावा 1969 में टोक्यो जापान में, आओ यूपी आओ, इसको हटाओ और ये करो, देखो इसको, वह 2024 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू जिसको बोलते हैं, अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। कब? वर्ष 2024 में। कौन? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है भैया जी लोग जल्दी बताओ? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आइए देखते हैं कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस क्या होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इमेज में 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, अर्थात विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
कब? 10 अक्टूबर को। कब? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। शुरुआत की अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो 1992 अर्थात 1992 में दरअसल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा भाई साहब? तो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ WFMH के द्वारा दरअसल इसे यानी किसे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मनाए जाने की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किए जा रहे प्रयासों में एकजुटता लाना है। और थीम क्या है? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। ये एक बड़ी समस्या के रूप में दरअसल भारत जैसे देश में भी अपना जो है दरअसल ये क्या है? पैर पसार रहा है। मानसिक रूप से मेंटली आप लोग जो बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाते हो, मानसिक रूप से आप बीमार हो, कई बार स्ट्रेस आप लोग बहुत लेते हो। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, कि कुछ भी मत सोचो। जो चीज चली गई उस पर जो है अफसोस मत करो। ठीक है, जो चीज नहीं मिली उस पर भी आपको अफसोस नहीं करना है, बल्कि आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ आप बेहतर कर सकते हो, उन परिणामों के बारे में आप सोचें, बजाय इसके कि क्या हो गया। एक लाइन आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि जो क्या कहते हैं, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जो हो गया सो हो गया। सफलता असफलता भी लगी रहती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आपको जो है सफलता मिले ही मिले। ध्यान रखना, ईश्वर हमेशा आपको जो है अच्छे कार्य के लिए चुनता है। हो सकता है कि आपसे कोई एग्जाम पार्टिकुलर ना निकले, या आप इस जो है जीवन के किसी फील्ड में आप सक्सेस को ना पाएं, तो ये आपको उससे हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि आप क्या कुछ बेहतर कर सकते हो। और दूसरा, ईश्वर ने अगर आपको कहीं पर एक जगह पर सफलता नहीं दी है तो आप हो सकता है कि आप उससे बेहतर कर पाओ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी महान लोग हैं, जितने भी इस समय टॉपेस्ट जो है लोग हैं, जो टॉप लेवल पर हैं अमीरी में या फिर अच्छे लेवल पर हैं, उन सभी लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया और उन्होंने जो चाहा दरअसल उन्हें वो अचीव नहीं हुआ। और जो चाहा उन्होंने अचीव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जिस फील्ड में उन्होंने कदम रखा उसमें उन्होंने अपने को अपना परचम लहराया और बेताज बादशाह बन के निकले। जिसका मैं सबसे अच्छा और सबसे बेहतर उदाहरण देता हूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें मैं महान संत, महान आत्मा और बहुत कुछ उन्हें मैं मानता हूं। शायद आप लोग भी उनके बारे में बखूबी जानते होंगे। उनकी एक पुस्तक है अग्नि की उड़ान, उनको पढ़िएगा कि कितना स्ट्रगल उन्होंने किया और उसके बाद वो क्या से क्या बने। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप देख पाएंगे कि जहां पर जिनके सपने कुछ और थे, लेकिन जब उन्हें असफलता अर्जित हुई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अलग फील्ड में जो है कदम रखा और उसमें उन्होंने महान सफलता उन्हें अर्जित हुई। इसलिए कभी भी आप किसी भी बात को लेकर के परेशान नहीं होइएगा। कई बार हमारे चैनल्स के माध्यम से, जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, वहां पर मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं कि सर अगर आरओ एग्जाम नहीं निकला, पीसीएस नहीं निकला तो सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पेरेंट्स शादी कर देंगे या पेरेंट्स नहीं पढ़ने देंगे। आपको लोड नहीं लेना है भाई साहब, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, किसी भी प्रकार से आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। आप बस कदम से कदम आगे बढ़ाते चलिए, भरोसा अपने ऊपर रखिए, अपने स्वजनों पर रखिए और अपने ईश्वर पर रखिए। आप बस सकारात्मकता के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, जो होना होगा वो मिल जाएगा आपको, ठीक है, और नहीं मिलेगा तो कुछ और बेहतर मिलेगा, ठीक है। ईश्वर कभी भी अपने जो है भक्तों के साथ गलत नहीं करता है, ठीक है, ईश्वर अल्लाह जो भी है, ठीक है। चलिए, ये हो गई कुछ बातें, इसलिए मैंने कहा बिकॉज ऑफ ये अपने आप में डिजीज है, ये है ना, मेंटल हेल्थ आजकल लोगों की नहीं सही रहती है, बहुत मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। ध्यान रखना कि यदि आप मानसिक रूप से अगर आप वीक हो गए, मेंटली अगर आप वीक हो गए, आप कितना ही पढ़ने में क्यों ना अच्छे होगे, आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। लेकिन आप भले ही पढ़ने में थोड़ा स्लो हो, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से जो है स्ट्रांग हो कि नहीं यार मुझे एग्जाम क्रैक कर लेना है, आप इतनी पॉजिटिव होगे ना कि एग्जाम आपका वहां पर क्रैक होना ही होना है, वो आप बहुत अच्छे से चीजों को टैकल कर पाओगे वहां पे। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे परेशान कभी भी नहीं होना है, ठीक है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, ठीक है। तो इस भावना के साथ आपको हमेशा आगे बढ़ना है। चलिए, ताती पाक का तेल शोधन शाला कहां पर है भैया? अच्छा, एक दो दिन में 7 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कम प्रश्न कराऊंगा क्योंकि छुट्टियां भी रहेंगी और ज्यादा प्रश्न इतने बनते नहीं है, ठीक है, और अनवांटेड में कराऊंगा नहीं, फालतू क्या। तो ताती पाका तेल शोधनशाला स्थित है, कहां पर है ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। असम में, गुजरात में, बिहार में या आंध्र प्रदेश में ताती पाका तेल शोधनशाला कहां पर है
कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट करके। इसके अलावा मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति यदि सफल हो जाती तो भारत पर तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ता, समीक्षात्मक टिप्पणी करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1857 के रेवोल्यूशन से प्रश्न आपके प्री में बहुत आते हैं भैया, कहां पर आते हैं, प्री में। तो आज का आपका टास्क ये भी है कि आप जो है बेसिकली क्या करिएगा, हालांकि पहले मैंने इसको टास्क दिया है लेकिन फिर से मैं दे रहा हूं, अगर आपने नहीं याद किया होगा, 1857 का जो रेवोल्यूशन है उसको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। यहां पर प्री और प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन आपके बखूबी पूछते हैं, इसलिए ये टॉपिक क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि अगर 1857 की क्रांति जो कि असफल मानी जाती है, अगर वो सक्सेस हो जाती तो भारत पर उस समय क्या असर पड़ता, और आप उसको प्रेजेंट टाइम से भी जोड़ सकते हैं कि तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ता, और अभी जो हम वर्तमान में जी रहे हैं इस समय इसका क्या प्रभाव पड़ता। आप इसकी व्याख्या के लिए समझात्मक आपको इसकी टिप्पणी करनी है, ठीक है, लिखिएगा। और इसके अलावा कल हमने आपको दबाव समूह के बारे में प्रश्न दिया था, यानी कि प्रेशर ग्रुप के बारे में हमने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो, दबाव समूह। क्या दबाव समूह, दबाव समूह क्या करता है, बेसिकली ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करता है, पॉलिटिक्स को, ठीक है, और कुछ इसके पॉलिटिक्स के साथ में जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती है उनको भी प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कुछ एनजीओ हो जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। प्रेशर ग्रुप में अलग अलग जो लोग हैं, जो अनशन करने वाले जो लोग हैं, जो विरोध में रहते हैं अक्सर पर्यावरण के नाम पर या किसी अन्य चीजों के नाम पर, वो प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली सरकार को प्रभावित करते हैं। और सरकार को प्रभावित करने के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती है कहीं ना कहीं वो लटक जाती। कई अच्छी योजनाएं होती हैं जो इन प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। प्रेशर ग्रुप्स न सिर्फ पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रेशर ग्रुप को अगर आपने नहीं तैयार किया तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेशर ग्रुप अर्थात दबाव समूह को आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी कर लीजिएगा। और यहां से इंटरव्यू में प्रश्न आपके पीछे से पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, आईएएस का जब आप इंटरव्यू देंगे वहां पर भी, ठीक है। तो आप इसको रेडी कर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में जो है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।